भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की मूल बातें विस्तार से। साथियों, कॉपीराइट एक कानूनी पहलू है जो मूल कार्यों के रचनाकारों को विशेष अधिकार प्रदान करती है। ये अधिकार रचनाकारों को उनके कार्यों का उपयोग और वितरण कैसे किया जाए नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं और वे रचनाकारों के लिए आय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 भारत में कॉपीराइट संरक्षण को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह रचनाकारों, कॉपीराइट स्वामियों और कॉपीराइट कार्यों के उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। आइए मित्रों, आज हम यहाँ भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की मूल बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कॉपीराइट सुरक्षा का दायरा कितना है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 13 किसी कृति या कार्य के स्वामी के मूल साहित्य, कलात्मक, नाटकीय और संगीत कार्यों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें रचनात्मक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे किताबें, संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर, कलात्मक रचनाएं और वास्तुशिल्प डिजाइन। इसमें मूल सामग्री पर आधारित और उससे उत्पन्न कार्य भी शामिल है। दूसरा है कॉपीराइट स्वामियों को दिए गए अधिकार। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 भारत कॉपीराइट होल्डर को विशेष अधिकार प्रदान करती है। ये क्या क्या अधिकार है? जैसे कृति को पुनरुत्पादित करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारण करना, जनता को कृति की प्रतियां उपलब्ध कराना जो पहले से परिचालन में नहीं है, कृति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना या जनता को सूचित करना, कृति के संबंध में कोई चलचित्र या फिल्म बनाना या साउंड रिकॉर्डिंग या एम्बेडिंग करना, कृति का कोई भाषांतर करना, कृति का कोई अनुकूलन या एडॉप्शन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी प्रति का विक्रय करना या उससे किराए पर देना, किसी कलात्मक कृति को पुनरुत्पादित करना, किसी फिल्म की प्रति तैयार करना। तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि कार्य की प्रतिलिपियां बनाने का अधिकार, कार्य को जनता के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार, चाहे वह प्रदर्शन, प्रसारण या अन्य माध्यमों से हो, अनुवाद या अनुकूलन जैसे व्युत्पन्न कार्य बनाने का अधिकार, कार्य की प्रतियां जनता को वितरित करने का अधिकार, सार्वजनिक रूप से कार्य करने या प्रदर्शित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब कॉपीराइट एक्ट बहुत विस्तृत अधिकार प्रदान करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, कॉपीराइट की अवधि क्या होती है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 22 भारत में कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि निर्धारित करता है। यह है रचयिता के जीवन काल में प्रकाशित किसी साहित्य, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में कॉपीराइट उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो, ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। अर्थात जो रचयिता है उसकी मृत्यु से आगे के 60 वर्षों तक कॉपीराइट अस्तित्व में रहेगा। सिनेमेटोग्राफिक फिल्में और ध्वनि रिकॉर्डिंग, इसमें भी कॉपीराइट सुरक्षा प्रकाशन की तारीख से 60 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वामित्व और असाइनमेंट। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 18 एवं 19 के अंतर्गत किसी विद्यमान कृति में कॉपीराइट का स्वामी या भावी कृति में कॉपीराइट का होने वाला स्वामी कॉपीराइट को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से संपूर्ण अवधि के लिए या किसी अल्प अवधि के लिए किसी व्यक्ति को असाइनमेंट या अधिकार अंतरित कर सकेगा। अब अगली चीज आती है, महत्वपूर्ण है ये भी, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। को भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 44, इसके अंतर्गत किसी कृति का रचयिता या प्रकाशक अथवा उसमें कॉपीराइट का स्वामी या अन्य हितबद्ध व्यक्ति पंजीयन करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।
जब किसी कार्य के निर्माण पर कॉपीराइट की सुरक्षा स्वचालित रूप से प्रदान की जाती है, तब रचनाकारों के पास भारत में कॉपीराइट कार्यालय के साथ अपने कार्यों को पंजीकृत करने का विकल्प होता है। पंजीकरण करवाया जाना कॉपीराइट को एक सार्वजनिक रिकॉर्ड और मान्यता प्रदान करता है और कानूनी कार्रवाई में सहायक होता है। अब इसमें एक अवधारणा है उचित उपयोग की। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में स्पष्ट रूप से उचित उपयोग को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इसमें कॉपीराइट उल्लंघन के कुछ अपवादों को के प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग, आलोचना या समीक्षा, शैक्षिक उपयोग, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग। इन अपवादों से सामान्य रूप से उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कॉपीराइट स्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कॉपीराइट के उल्लंघन और उसके उल्लंघन न होने के क्या उपाय हैं। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51 के अंतर्गत कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट होल्डर या रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिसके करने का अनन्य अधिकार कॉपीराइट स्वामी को प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति उस कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां विक्रय या भाड़े के लिए बनाता है या व्यापार करता है, व्यापार के प्रयोजन के लिए इतनी संख्या में वितरित करता है जिससे कॉपीराइट स्वामी को नुकसान होता है या प्रतिकूल प्रभाव होता है, किसी साहित्य, नाट्य, संगीत या कलात्मक कृति से वीडियो फिल्म के पुनरुत्पादन को अतिलंघनकारी प्रति माना जाएगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 14 में 54 में 54 में कॉपीराइट स्वामी को उसके अधिकारों के उल्लंघन के लिए सिविल उपचार प्राप्त करने का तथा धारा 63 में 65 और 69 में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अतिलंघन करता है तो 6 माह से 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास और 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा न्यायालय दे सकता है। पुनः दोष सिद्ध पाए जाने पर अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति का जानबूझकर उपयोग करता है तो वह 7 दिन से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास और 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति धारा 52 क के अंतर्गत किसी साउंड रिकॉर्डिंग या वीडियो फिल्म प्रकाशित करता है तो वह 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कोई कॉपीराइट स्वामी के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। कॉपीराइट उल्लंघन के उपायों में क्षति, निषेधाज्ञा और उल्लंघनकारी सामग्री को हटाना शामिल है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नागरिक और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात सिविल कार्रवाई भी हो सकती है और क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संधियां क्या है और ये हमारे भारत के कॉपीराइट अधिनियम पर क्या प्रभाव डालती है। भारत अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संधियों का हस्ताक्षर करता है जिसमें बर्न कन्वेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता शामिल है। ये समझौते विदेशों में भारतीय कार्यों की सुरक्षा में मदद करते हैं और दुनिया भर में कॉपीराइट सुरक्षा में एक स्तर की स्थिरता प्रदान करते हैं। बौद्धिक संपदा की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए पेटेंट राष्ट्रीय कानूनों और संबंधित देश के नियमों द्वारा शासित होते हैं, जबकि पेटेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूनतम अधिकारों की रक्षा के लिए अनुबंधित राज्यों द्वारा अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करते हैं। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सभी देशों की भविष्य की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें सामान्य नियम और विनियम शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय आईपीआर संधियां बदले में मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक आर्थिक विस्तार और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट संरक्षण ने अपना पहला कदम द्विपक्षीय संधियों के आधार पर 19वीं सदी के मध्य में उठाया। भारत 1 अप्रैल 1928 को बर्न कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था।
अधिकारों की पारस्परिक मान्यता प्रदान करने वाली ऐसी कई संधियां संपन्न हुई, लेकिन वे न तो पर्याप्त थी, न ही व्यापक थी, और न ही एक समान पैटर्न की थी। एक समान प्रणाली की आवश्यकता के कारण साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन का गठन हुआ। बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संधि है, बहुत पुरानी संधि है। यह सभी राज्यों के लिए खुली है। 9 सितंबर 1886 को बर्न में ये संधि का ड्राफ्ट अपनाया गया और 4 दिसंबर 1887 को लागू हुआ। मूल रूप से 1886 में बर्न स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए गए। इसमें उन इस संधि को 1914, 1928, 1948, 1967, 1971 और 1979 में संशोधित किया गया था। इस कन्वेंशन पर आधारित 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें राष्ट्रीयता का सिद्धांत है। जिन कार्यों का लेखक ऐसे राज्य का नागरिक है जो ऐसे राज्य में पहले से ही प्रकाशित काम अनुबंधित राज्यों में से किसी एक में काम करता है, उसके काम को अन्य अनुबंधित या गैर अनुबंधित राज्यों में से प्रत्येक में समान सुरक्षा दी जानी चाहिए, यह सिद्धांत बनाया गया है। दूसरा है स्वचालित सुरक्षा का सिद्धांत। किसी भी औपचारिकता के अनुपालन पर सुरक्षा सशर्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है सुरक्षा की स्वतंत्रता का सिद्धांत। सुरक्षा कार्य के मूल देश में सुरक्षा के अस्तित्व से स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि कोई अनुबंधित राज्य कन्वेंशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि से अधिक लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और मूल देश में सुरक्षा समाप्त हो जाती है, तो मूल देश में सुरक्षा समाप्त होने पर सुरक्षा से एक बार इनकार किया जा सकता है। तो ये थी 3 प्रकार की सुरक्षाएं। अब इसमें आगे आता है पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन के बारे में देखिए कि आमतौर पर निर्धारित अवधि के बाद कॉपीराइट सुरक्षा समाप्त हो जाती है। जब कोई कार्य सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश कर जाता है, तब कोई भी इसे बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग कर सकता है। कॉपीराइट मामलों में विशिष्ट कानूनी सलाह और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से जटिल मामलों में या अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट मुद्दों से निपटने के दौरान कॉपीराइट कानून में विशेषज्ञता वाले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, ये कॉपीराइट एक्सेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें बताएं। आप के वीडियो सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने से हमको प्रेरणा मिलती है। हमारी यही शक्ति है। आप जब हम प्रेरणा देते हैं तो हम नए-नए विषयों पर, उपयोगी विषयों पर नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। साथियों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।